नमस्कार, वेलकम हो गया आप सभी लोगों का पेंशन धारकों के सबसे बड़े सरकारी चैनल में। आज हम बात करेंगे पेंशन धारकों की पेंशन पर बड़े अपडेट के बारे में। पेंशन धारकों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वित्त मंत्रालय ने बड़ा झटका दिया आप सभी लोगों को। आप सभी की पेंशन बढ़ाने का जो प्रपोजल था उसे ठुकरा दिया है। इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही आपकी पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार ने एक बहुत बड़ी बैठक को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही वित्त मंत्रालय ने बड़ा झटका दिया है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से आपको बताते हैं। तो पेंशनधारक को जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही वित्त मंत्रालय ने बड़ा झटका दिया है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। इसके बारे में आपको अच्छे से बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, अच्छे से आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको हम अच्छे से बताने वाले हैं कि आपकी पेंशन में किस प्रकार से इजाफा हो सकता है, किस प्रकार से आपकी पेंशन पर बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से आपको बताते हैं। जैसा कि पेंशनधारक को हम सभी को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देश भर में करोड़ों खाता धारक हैं। ईपीएफओ अपनी कर्मियों को पेंशन स्कीम के तहत 1000 रुपए की पेंशन देता है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री यानी श्रम मंत्रालय ने एक प्रपोजल को भेजा था जिसमें ईपीएफओ के पेंशनर्स पेंशन बढ़ाने के लिए उनको कहा गया था। और अब इस मामले पर जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, उनको वित्त मंत्रालय ने झटका देते हुए पेंशन बढ़ोतरी का जो प्रपोजल था उसको ठुकरा दिया है। इस फैसले के बाद अब एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ के पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस बार में यह नहीं पता चल सका कि मंत्रालय ने पेंशन में कितनी बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव था। ठीक है, पेंशनधारक को आपको बताएं कि ईपीएस पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद ईपीएस जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, ठीक है, उन्होंने एक संसदीय समिति में एक प्रपोजल भेजा। उस प्रपोजल पर एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह आई कि हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था और इस बार यह जो नहीं पता चल सका कि मंत्रालय ने पेंशन में कितनी बढ़ोतरी का ये प्रस्ताव था, कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी, इसका कितना प्रस्ताव था, इसके बारे में कोई अच्छी जानकारी नहीं है, या यूं कहें इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन यहाँ बात आती है कि संसदीय समिति ने एक स्पष्टीकरण मांगा है आपकी पेंशन पर। आपको बता दें कि गुरुवार को श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के अधिकारियों के 20 संसद की अध्यक्षता वाली कमेटी में वित्त मंत्रालय के सामने ईपीएफओ के पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अब आपको बता दें कि पेंशन कितनी बढ़ाने की बात कही गई थी, इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे वित्त मंत्रालय ने ठुकरा दिया, आप सभी को पता है। और अब आपको बता दूं कि यह बढ़ोतरी सदस्य, विधवा, विधुर पेंशन भोगियों के लिए प्रस्तावित थी। वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद संसदीय समिति ने इस मामले पर वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है। अब दोस्तों, गौरतलब यह है कि ईपीएफओ ने हाल ही में अपने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। रूल्स के मुताबिक अब 6 महीने कम वक्त के रिटायरमेंट होने वाले जो पहले कर्मचारी थे उन्हें पेंशन योजना 1995 के तहत जमा पूरी राशि को निकाल सकते हैं। लेकिन पहले के रिटायरमेंट के वक्त ये सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 6 महीने पहले तक कर दिया है। और अब आप रिटायरमेंट के 6 महीने पहले भी अपने खाते का जो सारा पीएफ अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी के साथ ईपीएफओ की बैठक के बाद लिया गया। ठीक है, यानी आप अपने जो प्रपोजल है या यूं कहें आप जो फैसला है उसके मुताबिक आप जो पेंशन का जो सारा विड्रॉ है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है आप सभी के लिए। लेकिन अब आप बात यहाँ पर आ जाती है कि ईपीएस 95 हायर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा।
ईपीएस 95 हायर सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर, ईपीएस पेंशनर्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुकूल प्रतिकूल पहलू क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बता देता हूं। तो अनुकूल और प्रतिकूल क्या है इसके बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहली जो हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पे है कि ईपीएस 95 हायर पेंशन के जो तदनुसार होल्ड डायरेक्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पेंशनदार को सबसे पहली जो यहाँ पे बात हुई है वो यहाँ पे हुई है, हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। 5 टॉपिक हैं, 5 जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो भी मैं आपको पेंशनदार को अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहला जो बिंदु वो ये है कि अधिसूचना संख्या में निहित प्रावधान जीएसआर 609 दिनांक 22 अगस्त 2014 से कानूनी और वैध है। जहां तक फंड के वर्तमान सदस्यों का संबंध है उसमें हमने योजना के कुछ प्रावधानों को पढ़ लिया है जैसा कि उन मामलों में लागू है, और हम इन प्रावधानों पर अपना निष्कर्ष और निर्देश बाद के उप अनुच्छेद में देंगे। अधिसूचना संख्या द्वारा लाई गई पेंशन योजना में संशोधन जीएसआर 609 और दिनांक 22 अगस्त 2014 को छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर उसी तरह लागू होंगे जैसे नियमित प्रतिष्ठानों के कर्मचारी थे। उन्होंने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से धन का हस्तांतरण उस तरीके से होगा जैसा हमने पहले ही निर्देश दिया था। ठीक है, अगली बात यहाँ पर करें कि जिन कर्मचारियों ने 1995 की योजना के पैरा 11(3) के प्रावधान के तहत विकल्प का प्रयोग किया था उन्हें 1 सितंबर 2014 को सेवा में बने रहे और उन्हें जो पेंशन 11(4) के संशोधित प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। अगला टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह था कि योजना के सदस्य जिन्होंने विकल्प का प्रयोग नहीं किया और जैसा कि पेंशन योजना के पैरा 11 के प्रस्तुत में विचार किया गया था, तो उनके लिए यह है कि उन्हें 1 सितंबर 2014 से पहले का विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार इस न्यायालय के फैसले में आरसी गुप्ता का जो केसेस था 1 सितंबर 2014 से पहले की योजना में किसी भी कट ऑफ तारीख का प्रावधान नहीं था और इस प्रकार के वे सदस्य योजना के पैराग्राफ 11(4) के अनुसार विकल्प का उपयोग के हकदार होंगे जैसा कि वर्तमान में है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि उनके विकल्प का प्रयोग शुल्क विकल्पों के प्रकृति का होगा जिसमें पूर्व संशोधित पैरा 11(3) पेंशन योजना के संशोधित पैराग्राफ 11(4) में शामिल है। अब आपको बता दूं कि संशोधन के बाद भी योजना की वैधता के संबंध में अनिश्चितता थी जिसे 3 उच्च न्यायालयों के पूर्वक निर्णयों द्वारा रद्द कर दिया था और इस प्रकार सभी कर्मचारी जिन्होंने विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन ऐसा करने की जो है हकदार थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा कट ऑफ तिथि पर व्याख्या के जो कारण थे वो नहीं हो सके, उन्हें अपने विकल्प का प्रयोग करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में योजना के पैरा 11(4) के तहत विकल्प का जो प्रयोग है वो करने का समय 4 महीने की जो अवधि है उसके लिए बढ़ाया जाएगा और हम ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार के क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दे रहे हैं। ठीक है, और संशोधित प्रावधान के अनुसार शेष अपात्रताओं का अनुपालन किया जाएगा, यहाँ पर इसमें कहा गया। लेकिन अगला जो यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है इसके बारे में हम आपको बताएं तो पेंशनदार को वो ये है कि आपकी जो 2018 की अवमन याचिका संख्या है 19,17,1918 उसको 2019 में अवमन याचिका सी पर यहाँ पे सिविल अपील संख्या पर शर्तों पर निपटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत कुछ कहा गया, लेकिन पेंशन धारकों बात यहाँ पर आती है कि आपकी पेंशन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया जिससे आपकी पेंशन बढ़कर मिले, जिससे आपकी पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा हो। हालांकि आने वाले समय के अंदर आपकी पेंशन में बहुत कुछ इजाफा हो सकता है, बहुत कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन इतना बेनिफिट आपको आने वाले समय के अंदर या अब जो है आपको इतना बेनिफिट नहीं मिल सकता। आने वाले समय के अंदर आपको जरूर बेनिफिट या फायदा मिलेगा, लेकिन पेंशनदार को बात यहाँ पर आती है कि आपकी पेंशन में जो पेंशन पर कुछ भी हुआ, जैसे कि आप सभी को पता है कि पेंशन पर एक्शन लिया गया, आपको बता दें कि जो 15,000 रुपए की वेतन सीमा थी उसको रद्द कर दिया गया। तो उसके बाद में पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर क्या है, तो पेंशनधार को आपके लिए अभी अच्छी खबर कुछ नहीं है। आपका जो प्रपोजल था जो वित्त मंत्रालय द्वारा ठुकरा दिया गया था वो तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था और बहुत कुछ जो जानकारियां थी नॉर्मल जो जानकारियां थी वो भी मैंने आपको अच्छे से वीडियो के माध्यम से बता दी। हालांकि आने वाले समय के अंदर आपकी पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है,
बहुत बड़ा बेनिफिट आपको सरकार 2023 के बजट के अंदर भी दे सकती है। आने वाले समय के अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है, आने वाले समय के अंदर आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको एक्यूरेट जानकारी दी। अगर आप पेंशन धारक हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखकर आप, मुझे लगता है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा आज के इस वीडियो में। अगर आपको कुछ जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना।